सो हेलो डियर स्टूडेंट्स। एक्चुअली हम लोग सेकेंड जो यूनिट है उसका मेन चैप्टर जो सबसे बड़ा चैप्टर था रिलेटिविस्टिक काइनेमैटिक्स उसे पूरी तरीके से मतलब ख़त्म कर चुके हैं, पूर्ण रूप से उसे ख़त्म कर चुके हैं। अभी हम लोग बढ़ रहे हैं आगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर पे जिसमें ज़्यादातर आपको डायग्राम्स बनाने हैं। डायग्राम्स, पूरा चैप्टर डायग्राम बेस्ड है। डेरिवेशंस हैं बट बहुत छोटी हैं, ना के बराबर हैं। बाकी पूरा चैप्टर ही डायग्राम के ऊपर है, बहुत ही स्कोरिंग है। तो अगर आपको सेकंड यूनिट मार्क्स स्कोर करना है तो ये चैप्टर आप बिल्कुल भी ऑप्शन में नहीं रख सकते। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एज फार एज दी एग्जाम्स आर कंसर्न, बिकॉज एग्जाम्स में ये टॉपिक्स आते हैं जो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसमें काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग बातें भी हैं, ऐसी ऐसी बातें हैं कि जो इंसानी दिमाग से बिल्कुल अलग है, इंसानी सोच के बिल्कुल परे हैं। तो इंसानी दिमाग जो चीज़ें सोच सकता है उससे बिल्कुल डिफरेंट है। सो लिसन वेरी केयरफुली, आखिर इस चैप्टर का नाम क्या है। तो ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 4, इसका नाम है ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन। ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पेस टाइम। स्पेस टाइम, मैंने स्पेस टाइम लिखा है, स्पेस एंड टाइम नहीं लिखा है। इसके पीछे वजह है क्योंकि आइंस्टाइन ने कहा था कि स्पेस और टाइम अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, स्पेस और टाइम एक ही चीज़ है। आज तक आप इस गलत फहमी में जीते आ रहे थे कि स्पेस जो होता है, स्पेस उसमें सिर्फ होता है एक्स, वाई और जेड, एंड टाइम जो होता है, टाइम उसमें सिर्फ होता है टी। बट आइंस्टाइन ने कहा कि बिल्कुल गलत है, स्पेस और टाइम नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है, बल्कि दोनों का मिला के एक ही चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं स्पेस टाइम। एक ही होता है, ये एक ही होता है, और इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स, वाई, जेड, टी। समझ में आ रहा है? तो बेसिकली स्पेस टाइम ये 4 डायमेंशनल वर्ल्ड है, ये 3 डायमेंशनल दुनिया नहीं है। 3 डायमेंशनल दुनिया नहीं है, ये बिल्कुल रॉन्ग है सोच के दुनिया 3 डायमेंशनल है। ये 3 डायमेंशनल दुनिया, 3D ज्योमेट्री, 3 डायमेंशनल दुनिया, ये बहुत ही पुराना कॉन्सेप्ट है और ये दिया था आज से 2500 साल पहले यूक्लिड ने, जीसस क्राइस्ट के पैदा होने से भी 500-600 साल पहले। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? सो कहने का मतलब है कि बहुत ही पुराना, बहुत ही ओल्ड कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो यूक्लिडियन ज्योमेट्री मतलब प्लेन ज्योमेट्री काइंड ऑफ ज्योमेट्री है, प्लेन ज्योमेट्री जिसमें दुनिया में हर चीज प्लेन है, फ्लैट है। लाइक एक ट्राइंगल एक फ्लैट चीज है, एक सर्कल एक फ्लैट चीज है, एक रेक्टेंगल एक फ्लैट चीज है। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? और जो फ्लैट दुनिया होती है, फ्लैट दुनिया, उसके अंदर अगर आप ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल इसके सारे एंगल्स जोड़ेंगे तो ये 180 डिग्री से ऊपर कभी नहीं आ सकता। टोटल एंगल, सारे एंगल 180 डिग्री होंगे मिला के, सारे एंगल मिला लोगे तो 180 डिग्री के ऊपर कुछ भी नहीं आएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? लेकिन ट्राइंगल के ऊपर, अगर ट्राइंगल आपने फ्लैट जगह पे नहीं बनाया, जैसे कि बोर्ड फ्लैट है, अगर आपने ऐसी दुनिया पे बनाया जो कि फ्लैट नहीं है, 4D दुनिया है, जैसे कि लिसन वेरी केयरफुली, 4D दुनिया तो थोड़ी बाद में, बट मैं आपको बताना चाहूँ कि जो प्लेनर ज्योमेट्री है, प्लेनर ज्योमेट्री ये बेसिकली बहुत ही ओल्ड कॉन्सेप्ट है, बहुत ही बचकाना कॉन्सेप्ट है। इट्स जस्ट अ स्पेशल केस ऑफ कर्वीलिनियर ज्योमेट्री। कर्वीलिनियर, अब हम लोग फ्लैट ज्योमेट्री पे काम नहीं करते, कर्वीलिनियर ज्योमेट्री पे काम करते हैं। तो लिसन, कर्व्ड स्पेस पे काम करते हैं, कर्व्ड स्पेस, नॉट फ्लैट स्पेस। फ्लैट स्पेस ये है, ये फ्लैट स्पेस है, बट दुनिया में कुछ चीजें होती है जिसे कहते हैं कर्व्ड स्पेस। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक टेनिस बॉल ले लो, टेनिस बॉल, टेनिस बॉल के ऊपर अगर आपने ट्राइंगल बनाया, अगर ध्यान से देखोगे ट्राइंगल को, टेनिस बॉल के ऊपर बने हुए ट्राइंगल को ध्यान से देखोगे, टेनिस बॉल के ऊपर एक बार ट्राइंगल बनाने का ट्राई करो। टेनिस बॉल लो, उस पर से डॉट लगा के ट्राइंगल बनाने का ट्राई करो। उसके अगर आप एंगल्स चेक करोगे ना, दे विल बी ग्रेटर देन 180, इट विल नॉट बी 180। तीनों मिला के देख लेना, चेक कर लेना, दे विल बी ग्रेटर देन 180। सो दैट्स कर्व्ड स्पेस। सो यूक्लिड का जो कॉन्सेप्ट था फ्लैट स्पेस पे था, कर्व्ड स्पेस पे नहीं था। लेकिन अब ये पुराना हो चुका है, यही सब कुछ सही है, यही राइट है, यही दुनिया असली दुनिया है, कर्व्ड स्पेस वाली दुनिया। ये पूरी दुनिया कर्व्ड स्पेस है। कर्व्ड स्पेस के बारे में जानकारी हम लोग और ज्यादा हासिल करेंगे हमारे आखिरी चैप्टर में, जहां पर हम लोग आइंस्टाइन की दूसरी थियरी जो ज्यादा खतरनाक है, ज्यादा खतरनाक इन द सेंस ज्यादा डिटेल्ड है और दुनिया की ज्यादा क्लियर पिक्चर देती है, और न्यूटन के ग्रेविटेशन की थियरी को पूरी तरीके से रिप्लेस कर देती है।
न्यूटन का जो ग्रेविटेशन का लॉ है उसे पूरी तरीके से रिप्लेस कर देती है, उसकी कमियों को उजागर कर देती है। न्यूटन की थियरी में काफी सारी कमियां हैं, वो सारी कमियों की भरपाई करने के लिए बेसिकली आइंस्टाइन ने पूरी एक थियरी बनाई डिटेल में। तो आइंस्टाइन ने पहली जो थियरी दी थी वो थी स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी 1905 में, लेकिन उसके बाद में 10 साल के बाद उसने एक थियरी 1916 में दी थी, 11 साल के बाद 1916 में, जिसका नाम है जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी। उसके अंदर कर्व्ड स्पेस टाइम की ही बात की गई है। तो वो थियरी को हम सिर्फ जस्ट छू लेंगे, बस ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बिकॉज इट इज वेल बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द अंडर ग्रेजुएट सिलेबस। सो अंडर ग्रेजुएट का जो सिलेबस है, जो बीएससी वाला सिलेबस है, इससे वो थोड़ा सा ज्यादा आगे है। हमारा 3 साल वाला बीएससी, 4 साल वाले बीएससी के हिसाब से वो ठीक है। जहां जहां 4 साल का बीएससी होता है, जहां पे बीएससी ऑनर्स होता है, वहां पर वो पढ़ाई जाती है, वो वाली थ्योरी पढ़ाई जाती है। बट 3 साल के बीएससी के लिए बहुत ही हाई लेवल का हो जाता है, बिकॉज उस लेवल का मैथमेटिक्स आपको आता नहीं है ना। उसमें आपको काफी सारे टेंसर्स का पढ़ाई करना पड़ेगा, टेंसर्स एंड कॉशी रीमान सरफेसेस एंड बहुत सारी चीजें, वहां पे बहुत सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। एनीवे, सो स्पेस टाइम XYZ-T, ठीक है, स्पेस टाइम करके एक ऐसी चीज होती है। नाउ लिसन वेरी वेरी केयरफुली। तो यूक्लिड ने दिया था 3 डायमेंशनल स्पेस, लेकिन आइंस्टाइन के ही जमाने में एक मैथमेटिशियन था, बहुत बड़ा मैथमेटिशियन, उसने बात किया 4D स्पेस की। सो 3D स्पेस की अगर बात की जाए तो यूक्लिड, और 4D स्पेस की बात की जाए तो मिन्स्काउस्की, इसका नाम है मिन्स्काउस्की, ठीक है। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग नाम है, बहुत ही विम्सिकल, बहुत ही म्यूजिकल नाम है। एनीवे, नाउ लिसन वेरी केयरफुली। अब तक हम लोग 3D में बातें करते आ रहे थे, अब तक जितनी भी बातें की हम लोगों ने पहले 3 चैप्टर्स में, वो 3 डायमेंशनल बातें थी। और 3D बातों में हम लोगों ने क्या कहा था कि अगर कोई भी घटना हो रही है स्पेस में, कोई भी घटना हो रही है, तो उसे हम कहते थे इवेंट। सो इवेंट क्या था बेटा? कोई भी घटना जो 3D जगह पे हो रही है ना, कोई भी घटना जो 3D स्पेस में हो रही है, 3D स्पेस में जो हो रहा है, 3D स्पेस में एनी इवेंट दैट इज ऑकरिंग इज कॉल्ड एज इवेंट। मतलब एनीथिंग दैट इज ऑकरिंग इन 3D स्पेस, anything occurring in 3D space, that is event, or anything occurring in 4D space is called as world point। world point, इसे world point कहते हैं, world point, समझ में आ रहा है? So world point ये event है 3D space में, मतलब 3D space में जो भी चीजें हो रही हैं उसे कहते हैं इवेंट। 4D स्पेस में जो भी चीजें हो रही हैं उसे कहते हैं वर्ल्ड पॉइंट। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? समझ पा रहे हैं मिस रीम अंसारी जी, है ना? नाम एटलीस्ट आप लोग नाम से परिचित हो चुके हैं, नाम समझ में आ रहा है आप लोगों को कि 3D दुनिया में जो भी चीजें हो रही हैं उसे कहेंगे इवेंट हो रहा है, और 4D स्पेस में हो रहा है तो वर्ल्ड पॉइंट है, वर्ल्ड पॉइंट, ठीक है, वर्ल्ड पॉइंट। ओके, और अगर कोई चीज है ना, मतलब एक जगह पे नहीं हो रही है बल्कि चल फिर के हो रही है, जैसे एक मूविंग पार्टिकल है, उसकी ट्रेजेक्टरी आप देख रहे हो, चलते हुए पार्टिकल का अगर आप देख रहे हो, चलते हुए पार्टिकल का, तो फिर वो एक सिंगल इवेंट नहीं है, वो एक वर्ल्ड पॉइंट नहीं है, फिर वो एक वर्ल्ड लाइन बन जाएगा। वर्ल्ड लाइन, वर्ल्ड लाइन। सो ट्रेजेक्टरी, ट्रेजेक्टरी मतलब रास्ता, ट्रेजेक्टरी ऑफ मूविंग पार्टिकल इन 4D स्पेस टाइम। ओ सॉरी, स्पेस गलत लिख दिया, मुझसे गलती हो गई, माफ करना मिन्स्काउस्की जी। सो बेसिकली स्पेस टाइम, सॉरी, गलती से भी स्पेस मत लिख देना, मिन्स्काउस्की की आत्मा तड़पेगी। दिस इज स्पेस टाइम, समझ में आ रहा है बेटा? तो स्पेस टाइम इन 4D स्पेस टाइम। सो ट्रेजेक्टरी ऑफ मूविंग पार्टिकल इन 4D स्पेस टाइम इज कॉल्ड एज व्हाट? इट इज वर्ल्ड लाइन, ठीक है, वर्ल्ड लाइन। तो ठीक है, एनीवे, तो इस ये सब लिखने की जरूरत नहीं है बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। So anything occurring in 4D space is world point, and trajectory of moving particle in 4D space time is called as world line, ठीक है। आई होप कि ये बातें सभी के भेजे में घुस चुकी हैं, कोई बहुत बड़ी चीज तो है नहीं, कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, इतना बेसिक तो हम सभी लोग समझ सकते हैं, राइट? नाउ लिसन वेरी केयरफुली। अगर आप एक वेक्टर ले लेते हो बेटा, सुनिए जरा, वेक्टर अगर आप ले लेते हैं 3D स्पेस में, सो वेक्टर इन 3D स्पेस, वेक्टर इन 3D स्पेस इज कॉल्ड एज वेक्टर। 3D स्पेस में जो वेक्टर उसे वेक्टर कहते हैं, लेकिन 4D स्पेस टाइम में, 4D स्पेस टाइम में उसे वेक्टर नहीं बल्कि 4 वेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? 4 वेक्टर, क्योंकि इसमें 4 चीजें होती हैं। अरे भैया, ये जो वेक्टर होता है इसमें 3 चीजें होती हैं, एक्स वाई जेड। इसमें क्या होता है भैया? इसमें होता है एक्स वाई जेड, इस वेक्टर में एक्स वाई जेड होता है ना। यहां पर जो है, यहां पर एक्स वाई जेड नहीं होता बल्कि एक्स वाई जेड और टी होता है, समझ में आ रहा है? तो इसे कहते हैं 4 वेक्टर। हालांकि टी नहीं रहेगा यहाँ पे, खाली सिर्फ टी नहीं रहेगा,
सुनो सुनो सुनो, अकल के बदलो ध्यान दो। सुमैया जी बिल्कुल ध्यान से सुनेंगी आप, एंड शफीकुर रहमान, आप सभी लोग ध्यान से सुनिए। बेटा 4D स्पेस में आते ही हम लोग क्या करेंगे, 4D स्पेस टाइम में आते ही टाइम को टी की तरह नहीं लिखेंगे, बल्कि है ना टाइम को डिस्टेंस के फॉर्म में लिखेंगे, डिस्टेंस के फॉर्म में। एंड डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पे लाइट की स्पीड डाल देंगे ct, अरे लाइट की स्पीड c डाल देंगे, इंटू टी कर देंगे, ct हो गया, वापस से स्पेस हो गया। मतलब समझ में आ रहा है, मतलब ये चारों चीजों को है ना एक ही डायमेंशन में रखने की कोशिश की जा रही है। चारों चीजों को एक ही तरीके से, एक ही डायमेंशन, अरे एक ही डायमेंशन, एक सेकंड, वो डायमेंशन एक डायमेंशन में फर्क है। अरे कौन सा डायमेंशन की बात कर रहा हूं मैं, लिसन 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 सुनो, डायमेंशनल एनालिसिस वाला डायमेंशन की मैं बात कर रहा हूं। आर यू गाइज अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग बेटा? अरे बेटा सब लोग ध्यान से मेरी बातें समझ पा रहे हैं कि नहीं? ठीक है, सब लोग ध्यान दीजिए। सो लिसन लिसन लिसन, 3D स्पेस में जो एक्स वाई जेड होता है उसे कहते हैं वेक्टर। एक्स वाई जेड से मिलके जो बनता है वेक्टर कहते हैं उसे। अरे जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग लिखते थे ना भाई, R इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, या फिर उसकी वैल्यू लिखा करते थे R इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अरे हाँ क्या ना मेरे दोस्त, ऐसा लिखते थे कि नहीं लिखते थे, है कि नहीं? सो दैट वाज वेक्टर। अब हम लोग वेक्टर नहीं देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे फोर वेक्टर। फोर वेक्टर को हम लोग प्यार से वर्ल्ड वेक्टर भी कहते हैं, वर्ल्ड वेक्टर। सो वर्ल्ड वेक्टर, ठीक है, वर्ल्ड वेक्टर। सो ये जो होता है ये किस रूप में लिखा जाएगा मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। ये किस रूप में लिखा जाएगा, इसमें क्या होगा ना, खाली एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ही नहीं आएगा, बल्कि माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर भी आएगा। सो हम देखेंगे आगे। सो आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग कि भाई अब ये 3 डायमेंशनल वर्ल्ड गया, 4 डायमेंशनल वर्ल्ड आ गया। 4 डायमेंशनल वर्ल्ड, 3 डायमेंशन में सिर्फ स्पेस अलग था, टाइम अलग था। तो टाइम को हम डायमेंशन मानते ही नहीं थे 3 डायमेंशंस में, बट 4 डायमेंशन में हम लोग टाइम को बेसिकली एक डायमेंशन मानते हैं। तो स्पेस टाइम मिलके 4 डायमेंशन है। लिसन, आप में से काफी सारे लोग जो हैं बेसिकली ये सोच रहे होंगे कि सर ये तो बिल्कुल वाहियात सा कॉन्सेप्ट लग रहा है कि भला स्पेस और टाइम एक ही चीज कैसे हो सकती है। बट लिसन, आप मेरे यकीन मानिए कि आपको चीजें आगे जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे फिजिक्स में और भी वाहियात लगती जाएंगी। उसका रीजन ये है कि फिजिक्स है ही साइंस फिक्शन से भी बहुत आगे, साइंस फिक्शन से बहुत आगे। रियलिटी इज स्ट्रेंजर देन द साइंस फिक्शन। सच बात तो यही है कि जो असलियत है वो हमारे दिमाग के परखच्चे उड़ा देने वाली है, हमारे दिमाग को धजिया धजिया कर देने वाली है, हमारी सोच को तार तार कर देने वाली है। लिसन, आपको मैं अगर सच बताऊं तो 4 डायमेंशनल वर्ल्ड ये तो आइंस्टाइन और मिन्स्काउस्की बोल के चले गए। इस वक्त जो थियरीज चल रही हैं वो थियरीज के हिसाब से अगर बात मानी जाए, जो कि थियरी ऑफ एवरीथिंग की कंटेंडर्स हैं, थियरी ऑफ एवरीथिंग की कंटेंडर्स जो कहती हैं अपने आप को हम के थियरी ऑफ एवरीथिंग है। कंटेंडर्स समझते हैं पार्टिसिपेंट्स, मतलब थियरी ऑफ एवरीथिंग बनाने के पीछे लोग भाग रहे हैं। थियरी ऑफ एवरीथिंग लोग बनाना चाह रहे हैं, थियरी ऑफ एवरीथिंग। तो थियरी ऑफ एवरीथिंग का क्लेम बहुत सारे लोग कर रहे हैं कि हम लोग की थियरी ऑफ एवरीथिंग है। जैसे एक सुपर स्ट्रिंग्स थियरी है, एक है 10 डायमेंशनल सुपर ग्रेविटी थियरी, एक है लूप क्वांटम ग्रेविटी जिसमें अपने इंडियन साइंटिस्ट अभय अस्टेकर भी काम करते हैं, ही इज वेरी फेमस, ही इज वेरी पॉपुलर। स्ट्रिंग्स थियरी है, एम थियरी है जिसमें अपने इंडिया के साइंटिस्ट अशोक सेन भी काम करते हैं, सेन कंजेक्चर, एस ब्रेन्स एंड ऑल दैट। सो बेसिकली वो लोग की थियरीज क्या कहती हैं, तो वो लोग कहते हैं कि जो दुनिया है उसमें 11 डायमेंशंस है, देयर आर 11 डायमेंशंस। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो कहाँ आप 4 डायमेंशन का ही सुन के आपका भेजा हिलने लगा, जब 11 डायमेंशंस की बात होगी तो आप फिर क्या सोचेंगे, है कि नहीं? सो थियरी ऑफ एवरीथिंग जो है, अलग अलग थियरीज अपने आप को कहती है थियरी ऑफ एवरीथिंग है। तो बेसिकली अब देखते हैं उनमें से फाइनली कौन सी थियरी सही निकल के आती है, रियल में रिप्रेजेंट करती है अपनी दुनिया को। बट ये दुनिया 11 डायमेंशन है ऐसा अब 70 to 80% साइंटिस्ट बिल्कुल यकीन मानने लगे कि देयर आर 11 डायमेंशंस। जो 20-30% नहीं मान रहे हैं अभी तक, उसके पीछे उनके रीजंस हैं, दे हैव सम काउंटर आर्ग्यूमेंट्स एंड ऑल्सो बेसिकली दे आर मतलब अगेंस्ट द स्ट्रिंग थियरी एंड ऑल विच क्लेम्स दैट 11 डायमेंशन। बट हाँ, एक और बात भी है कि ऐसा ही नहीं कि वो अपोज कर रहे हैं, उन्हें अभी तक प्रॉपर सबूत भी नहीं मिला है। ये भी बात है कि स्ट्रिंग थियरी अभी भी कोई भी टेस्टेबल प्रेडिक्शन नहीं दे पाई है, मतलब हमारी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम 11 डायमेंशंस को चेक कर पाए, ऐसा अभी तक कोई एक्सपेरिमेंट बनाया नहीं गया। लेकिन उसका मैथमेटिक्स इतना प्रोफाउंड है, इतना जबरदस्त है कि उसे मानना पड़ेगा, बिकॉज मैथ्स जो है हमेशा सच बोलता है। तो मैथ्स जो है उसका इतना जबरदस्त है स्ट्रिंग थियरी का कि बेसिकली हम लोगों को उस मानने पर मजबूर हो जाते हैं हम लोग कई बार कि भाई वो सच लगता है हमें। तो 70 to 80% साइंटिस्ट अब उसको सच मानने भी लगे हैं।
तो हो सकता है कि 11 डायमेंशंस आप ही के जवानी में प्रूव हो जाए। तो आप लोग बेसिकली आज से 8-10 साल का इंतजार कीजिए, हो सकता है कि कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट सामने आ जाए जिसमें साबित हो जाए कि बेसिकली दुनिया 11 डायमेंशनल है, ठीक है। एंड लिसन, रियलिटी और फिक्शन में कोई ज्यादा फर्क नहीं रह गया। फिक्शन हम जो सोचा करते थे वो सब रियलिटी बनता जा रहा है। जो हम सोचा करते थे कि भाई ये फिक्शन है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो आपको मालूम है स्टार वॉर्स की तलवार बन चुकी है। स्टार वॉर्स में जो तलवार दिखाई गई है लाइट सेबर, अगर आप लोगों ने स्टार वॉर्स मूवी देखी है उसमें तो वो लाइट की तलवारें दिखाई गई है लाइट से, तो वो तलवार ऑलरेडी बन चुकी है। उसके लिए नोबेल प्राइज भी दे दिया गया है। एक लड़की को मिला है और 2 लड़कों को मिला है, 3 लोगों को नोबेल प्राइज मिला है उसके लिए। लाइट सेबर भी बनाया उन लोगों ने और लाइट से चिमटा भी बनाया, ऑप्टिकल ट्वीजर बनाया है। लाइट से चिमटा, जस्ट इमेजिन करो कि 2 टॉर्च हाथ में लिया और 2 टॉर्च से चीजें उठा के बेसिकली आप कहीं और ले गए, मतलब चीजों को उठाया और कहीं और ले गए, जस्ट इमेजिन करो। सो ऑप्टिकल ट्वीजर्स, ऑप्टिकल चिमटा भी बन चुका है कि जिससे कि बेसिकली लाइट, जस्ट इमेजिन करो ना। हालांकि मैं थोड़ा ज्यादा एग्जैजरेट करके बोलूं, ऐसा नहीं है एग्जैक्टली, थोड़ा सा अलग है, लेकिन जस्ट इमेजिन करो कि आपने 2 टॉर्च जलाई और टॉर्च से अपना स्कूल का बैग उठाया यहां से और वहां रख दिया, अरे बैठे बैठे पलंग पे, क्योंकि आप लोग हो तो बहुत आलसी। आप लोग को अगर फोन भी चार्ज करना होता है और फोन का सॉकेट जो है, अगर चार्जर का सॉकेट दूर है तो आप लोग पलंग से उतरते नहीं, बल्कि पलंग पे लेटे 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 बस वहां तक कैसे भी करके पहुंचने की कोशिश करते हो। तो आप जैसे आलसियों के लिए ही बनाया गया है ऑप्टिकल ट्वीजर, कि बैठे बैठे से 2 टॉर्च ऑन किया, यहां से चीज उठाई वहां रख दी। जस्ट इमेजिन करो कि लाइट ऐसे कर पा रही है। वैसे अभी जो 2022 का नोबेल प्राइज मिला है वो तो ऐसे फेनोमेनन पर मिला है जो कि भेजा हिला देने वाला है। हो सकता है कि फ्यूचर में ऐसा हो जाए कि मेरा लेक्चर यहां पर है 12:50 तक, लेट से 12:50 तक मेरा लेक्चर यहां पर है, मैं लेक्चर ले रहा हूं और 12:51 को अमेरिका में मेरा लेक्चर है, 12:51 पे मेरा यूएसए में लेक्चर है, तो मैं यहां से गायब हो जाऊं और सीधा अमेरिका में अपीयर हो जाऊं एमआईटी के अंदर। तो वहां पे एमआईटी में मेरा लेक्चर 12:51 का है, तो मैं वहां पे अपीयर हो जाऊं, अभी यहां से गायब, वहां पे सीधा अपीयर 12:51 पे। फिर 1:20 का लेक्चर मेरा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में है, तो मैं वहां से एमआईटी से गायब होकर सीधा हार्वर्ड में पहुंच जाऊं, फिर वहां से लेक्चर वापस से आके मैं इधर मुंबई यूनिवर्सिटी में ले लूं। गायब गायब, डायरेक्टली गायब। तो आप लोग को लग रहा है कि अरे सर ये तो बिल्कुल नामुमकिन है, बिल्कुल झूठ बात है। अरे नहीं है ऐसा, ये इसे कहते हैं टेलीपोर्टेशन, और ये टेलीपोर्टेशन आज तक माना जाता था कि झूठ है, नहीं हो सकता, लेकिन हो रहा है। हमने पार्टिकल्स को टेलीपोर्ट कर दिया बाय अ प्रोसेस नोन एज क्वांटम इंटेंगलमेंट, और उसी का नोबेल प्राइज दिया गया है 2023 में। नोबेल प्राइज तब तक नहीं दिया जाता जब तक कि वो चीज साबित नहीं हो चुकी 100%, और वो चीज साबित हो चुकी है, उसका एक्सपेरिमेंट भी किया जा चुका है। चाइना ने कुछ साल पहले जमीन से एक फोटोन गायब करके उसी वक्त इमीडिएटली चांद पे फोटोन अपीयर करवा दिया। चांद पे काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स लगे हुए हैं, इस बात से आपको मतलब कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए कि चांद पे हमने काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स छोड़ के आए हुए हैं। तो चांद और अर्थ डायरेक्टली बेसिकली यहां से फोटोन गायब और वहां पे फोटोन अपीयर, वैसे छोटे छोटे पार्टिकल्स के साथ हमने किया है। आगे जाके हम एटम्स के साथ करेंगे, उसके आगे जाके हम मॉलिक्यूल्स के साथ करेंगे, फिर सेल के साथ करेंगे, फिर बड़ी चीजों के साथ करेंगे। वैसे अभी बेसिकली कहीं के तो साइंटिस्ट, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, उन्होंने एक छोटा सा कीड़ा टेलीपोर्ट किया है, टार्डिग्रेड करके एक कीड़ा है, उसे अमर माना जाता है। अमर, एक तरीके से वो अमर है, अमर, मर नहीं सकता। टार्डिग्रेड जो रहता है उसे 200 डिग्री टेम्परेचर में डाल दो, खोलते पानी में डाल दो, उसको ठंडी जगह पे डाल दो, मरता नहीं है टार्डिग्रेड, ठीक है। सो टार्डिग्रेड करके चेक करना है, कीड़ा है बहुत बारीक सा, वो बेसिकली मरता नहीं है, टार्डिग्रेड। तो उसे टेलीपोर्ट करने का भी लोगों ने क्लेम किया है, हालांकि भी पूरी तरीके से मुझे भी इस पर पूरा यकीन आया नहीं है, क्योंकि उसकी थियरी में थोड़े से काफी सारी ऐसी बातें हैं जो बेसिकली यकीन हो नहीं रही है, ठीक है। बट एनीवे लिसन, आगे जाके हो सकता है कि हो जाए, और ये कोई नामुमकिन बात नहीं है। क्वांटम टेलीपोर्टेशन अब पॉसिबल है, हो सकता है इन फ्यूचर टेक्नोलॉजी आ जाए और यहां से वहां हम लोग बस गायब हो जाए करें और अपीयर हो जाए करें, तो फिर हमें जो ट्रेन का ट्रैवल ना करना पड़ता है लोकल ट्रेन में, करना नहीं पड़ेगा। तो चंद सेकंड में यहां से गायब, चंद सेकंड में वहां पे अपीयर। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? अरे सेकंड भी नहीं लगेगा, सेकंड तो मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, सेकंड तो बहुत बड़ा टर्म है। मैं यहां से सब बस खाली चुटकी बजाए गायब और वहां पे अपीयर, इसी वक्त इंस्टेंटेनियसली। इस बात को आप यकीन नहीं करोगे, आइंस्टाइन भी नहीं मानता था, आइंस्टाइन भी नहीं मानता था। लिसन, आइंस्टाइन जो थे वो नहीं मानते थे भैया इस बात को, वो बोलते थे झूठ है, क्वांटम एंटेंगलमेंट नहीं होता। वो उसे कुछ तो कहते थे स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस, ही डिड नॉट बिलीव इन दैट, वो यकीन नहीं करते थे, आइंस्टाइन यकीन नहीं करते थे, लेकिन आइंस्टाइन को गलत साबित कर दिया क्वांटम मैकेनिकल साइंटिस्ट ने, और आइंस्टाइन को एंड में मानना ही पड़ा। भले वो जिंदगी भर अपोज करते रहे,
लेकिन फिर भी वो बेसिकली वहां पे उन्हें हारना पड़ा। सो क्वांटम एंटेंगलमेंट कोई मजाक चीज नहीं है, बिल्कुल सच है, बिल्कुल एक रियलिटी है। तो लिसन, यही रियलिटी इस चैप्टर में थोड़ी बहुत उजागर की जाएगी कि भैया जो आप जिस चीज को समझते थे फिक्शन, आजकल वो रियलिटी में कन्वर्ट हो चुका है। आप लोग समझते थे कि कभी टाइम मशीन बनाई नहीं जा सकती, फ्यूचर में जाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, ऐसा आप लोग सोचते थे, लेकिन फ्यूचर में जाना बिल्कुल 100% पॉसिबल है, 100% पॉसिबल है। सो लिसन वेरी वेरी केयरफुली। जो यूक्लिडियन स्पेस है उसमें जो वेक्टर रहता है मैंने आपको बता दिया, वो रहता है स्मॉल आर ले लेता हूं, खूबसूरत लगेगा। तो स्मॉल आर इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अंडर रूट, है ना। 4 डायमेंशनल स्पेस में जो वेक्टर है उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 4D, 4 डायमेंशनल वेक्टर, जिसको हम कहते हैं 4 वेक्टर या फिर वर्ल्ड वेक्टर, तो वो रिप्रेजेंट होता है, उसे हम कह देते हैं S इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ। तो याद रखना, R मतलब 3D वाला, S मतलब 4D वाला, ठीक है। तो बेसिकली इट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डी स्क्वायर, ठीक है। तो ये 4D वेक्टर है। समझ पा रहे नहीं सारी जी? आप समझ पा रही बात हो? गुड। सो आई होप कि सभी लोग समझ पा रहे हैं मैं जो कहना चाह रहा हूं। सुमैया जी बेटा, आपका ध्यान है बेटा इधर, ये सब चीजों पे ध्यान दीजिए बेटा, बहुत कुछ सीखने के लिए है। एंड लिसन, आपको याद होगा कि जो 3D वेक्टर है ना, 3D वेक्टर, इट इज इनवेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, इनवेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन जो ये 4 वेक्टर है ना, ये इनवेरिएंट नहीं है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में, बट इनवेरिएंट है किसमें? लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन में। सो इनवेरिएंट अंडर लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन, लॉरेंट्ज, क्योंकि करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशंस लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशंस ही हैं। सो 3D वेक्टर जो है वो भले गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में इनवेरिएंट है, लेकिन 4 वेक्टर इनवेरिएंट नहीं है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में, बट वो इनवेरिएंट है लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन में। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? अरे भाई सब लोग समझ पा रहे हैं? कर लगा सगळ्यांना, करता है ना। सो लिहून घ्या। सो लिसन वेरी वेरी केयरफुली, आगे और कहानी सुनिए और समझिए। लिसन, जो 4 वेक्टर है वर्ल्ड वेक्टर है या वर्ल्ड पॉइंट, पहले वर्ल्ड पॉइंट ले लेते हैं। वर्ल्ड पॉइंट, वर्ल्ड पॉइंट को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? वर्ल्ड पॉइंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान दीजिएगा, वर्ल्ड पॉइंट को, वर्ल्ड पॉइंट को हम लोग लिख देते हैं, वर्ल्ड पॉइंट को हम लोग लिख देते हैं x1, x2, x3, x4। ये ज्यादा कन्वीनियंट लगता है। x, y, z और t लिखने के बजाय x1, x2, x3, x4 लिखना ये ज्यादा हमें अच्छा लगता है, इसलिए इसका नाम 4 वेक्टर भी है कि एक ही सीक्वेंस ले लिखा लिया हमने, ठीक है, एक ही बस x ले लिया। सो x1 जो है वो x है, x2 जो है वो y है, x3 जो है वो z है, x4 जो है वो एग्जैक्टली क्या है? लिसन लिसन सुनिए, x4 जो है वो सिर्फ 3 ही रख सकते, सिर्फ 3 ही रख सकते। अगर सिर्फ 3 रखा तो इन लोग तीनों के डायमेंशंस अलग हो जाएंगे। एंड लिसन, आपको मालूम होना चाहिए कि जो डायमेंशनल एनालिसिस आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, उसके अकॉर्डिंग घोड़ों की रेस में गधे नहीं दौड़ सकते, ठीक है। मजनू भाई ने डायलॉग मारा था ना, डायलॉग बिल्कुल फिजिक्स के हिसाब से भी सही है। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? तो you cannot say कि I have 3 apples plus 4 mango, it means 7 mangoes I have. No, not at all. You can't add apples to mangoes. Are you understanding it? They are entirely different thing. So you can't add space to time directly. You have to put something in between to make the dimensions equal. Are you understanding? Dimensions बराबर करने के बाद ही आप add कर सकते हो। तो यहां पर हम लोग क्या लेते हैं मालूम है? V multiply this by ICT. मतलब V multiply this by IC, तो it becomes ICT. Now what is I? I is imaginary number under root of -1. Are you understanding it? It is under root of -1. तो होता क्या सुनिए, जब आप लिखते हैं, आप लोग क्या लिखते हैं? सुनिए सुनिए, S का एक्चुअल में फॉर्मूला क्या है? S का फॉर्मूला है x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस ICT का स्क्वायर। तो उसमें होता क्या है ना, ICT का जब आप स्क्वायर लेते हैं, जब आप ICT का स्क्वायर लेते हैं, ICT का स्क्वायर, तो इसमें c का स्क्वायर हो जाता है, t का स्क्वायर हो जाता है, और i का स्क्वायर क्या हो जाता है? -1, इसीलिए ये माइनस आता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? तो ये एक्चुअल में जो 4th वाला जो कंपोनेंट है, इट इज ICT, इट इज नॉट सिंपली t, दिस इज सिंपली x, दिस इज सिंपली y, दिस इज सिंपली z, बट दिस इज नॉट सिंपली t, इट इज ICT. So we have done this exercise just to make the dimensions equal of every component. Are you understanding the point? मुस्फिरा जी, आप समझ पा रही हैं बेटा मेरी बातों को? वेरी नाइस।
सो ये जो कॉन्सेप्ट है 1908 में दिया था मिन्स्काउस्की ने, ठीक है, जिसमें ग्राफ्स में उन्होंने सारी चीजें एक्सप्लेन की थी। तो स्पेस स्पेस नहीं है भाई, अब वो स्पेस टाइम कंटिन्यूअम है, स्पेस टाइम कंटिन्यूअम, ठीक है। इस वर्ड को सभी लोग याद रखेंगे, स्पेस टाइम कंटिन्यूअम। ओके, सो लिसन वेरी केयरफुली। अब मिन्स्काउस्की के स्पेस टाइम डायग्राम्स क्या होते हैं, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो लेट मी जस्ट चेक हाउ मच टाइम वी हैव लेफ्ट। वी डोंट हैव दैट मच टाइम कि हम स्पेस टाइम डायग्राम्स कर पाएँ, बट अगली बार ज़रूर हम इसको जो है पूरी तरीके से समझेंगे स्पेस टाइम डायग्राम्स को, और अपनी ज़िंदगी आसान कैसे बनाई जा सकती है स्पेस टाइम डायग्राम्स से, ये चीज़ हम समझेंगे। इट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, एंड इन दिस चैप्टर इटसेल्फ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द ट्विन पैराडॉक्स। सो ट्विन पैराडॉक्स नाम की एक चीज़ है, वो हम समझेंगे, मतलब इसी चैप्टर में समझ लेंगे या फिर एक्चुअल में इट ओवरलैप्स विद द अदर चैप्टर एज वेल। सो देखते हैं दोनों में से जहां मुझे ऐसा लगा कि फिट बैठा सकते हैं पहले, तो वहां पर मैं ट्विन्स पैराडॉक्स आपको एक्सप्लेन करूंगा। सो ट्विन्स पैराडॉक्स इज वेरी वेरी फैंटास्टिक, एंड ऐसे बहुत सारे है ना इंटरेस्टिंग पैराडॉक्सेस जो है ना वो फिजिक्स में हैं। जैसे कि एक पैराडॉक्स है जिसका नाम बार्न एंड लैडर पैराडॉक्स, बार्न एंड लैडर पैराडॉक्स। फिर एक है बेसिकली जिसका नाम है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। सो ऐसे अलग अलग तरीके के पैराडॉक्सेस हैं। सम कैन बी वेरी वेरी यानी कि मतलब ग्राफिक, लाइक फॉर एग्जांपल ग्रैंडफादर पैराडॉक्स में तो ऐसा कुछ है कि देयर इज अ लॉट ऑफ वायलेंस इन्वॉल्व। लाइक फॉर एग्जांपल इफ आई कैन बिल्ड अ टाइम मशीन and if I travel back in time and I kill my own grandfather before my father was conceived by him, then what will happen to me? मतलब यानी कि मेरा क्या होगा, मतलब मैं अगर पास्ट में गया और मेरे दादाजी को मार दिया मेरे डैडी के पैदा होने से पहले, तो बेसिकली मेरा क्या होगा, विल आई डिसअपियर, व्हाट विल हैपन टू मी? सो देयर इज अ पैराडॉक्स लाइक दैट एज वेल, सो दैट्स कॉल्ड एज ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। जैसे काफी सारे इंटरेस्टिंग पैराडॉक्सेस फिजिक्स में हैं, बट ग्रैंडफादर पैराडॉक्स ऑब्वियसली इट इज वेल बियॉन्ड द स्कोप ऑफ आवर सिलेबस, बट वी आर गोइंग टू स्टडी डेफिनेटली अबाउट द ट्विन्स पैराडॉक्स। सो ट्विन्स पैराडॉक्स हम लोग पढ़ेंगे जो कि सिलेबस के अंदर आता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? देयर इज बार्न एंड लैडर पैराडॉक्स, जो कि बेसिकली आता है हमारे इसमें ही, मतलब इस लेवल पे आता है, लेकिन वो हमको सिलेबस में नहीं है, बार्न एंड लैडर पैराडॉक्स। सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। बट अगर आप इलेक्ट्रोडायनेमिक्स डिटेल में पढ़ते हैं, और खास करके पढ़ते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स डीजे ग्रिफिथ बुक से, डीजे ग्रिफिथ जो कि बहुत ही स्टैंडर्ड बुक मानी जाती है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की, वहां से पढ़ते हैं तो वहां पे बार्न एंड लैडर पैराडॉक्स बहुत ही फैंटास्टिकली एक्सप्लेन किया गया है। चलिए एनीवे, तो आप लोग इसे कॉपी कर लीजिए, हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।